अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हम नॉवल पढ़ रहे थे टॉक्सिक लवर, जिसके राइटर हैं अमीर हमजा। लेट्स स्टार्ट। अरमान मलिक के बंगले पर दोपहर बासी हो रही थी। आज पहली बार इस बंगले की सारी रोशनियां जली। जगड़ जगड़ करती भागते फिरते मुलाजमों को देख रही थी जो काम करने में मसरूफ थे। माँ भी उजलत में इन्हें हदायत दे रही थी। जिया सोफे पे पांव समेट कर दिलचस्पी से माँ को देख रही थी। वो दस्तगीर की आंखें कुछ देर के लिए भूल गई थी। मम्मी, आप बहुत खुश हैं? इसने सोफे से उठकर माँ के सामने जाकर पूछा। माँ इसके सवाल पे दिल से हंसी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अरमान की आज मंगनी हो जाएगी, फिर इसकी शादी होगी। उन्होंने जिया को शानों से थाम कर घुमा दिया। वो हंसते हुए चले जा रही थी। जिया भी इनकी खनखनाती हंसी से हंसने लगी थी। जिया ने दिल में दुआ की थी कि इनके घर अब कोई किसी को नजर ना लगे। पर मैं कह रहा हूं ना, ये वक्त अब दुआएं कबूल होने का नहीं है। अनामिया हैरान परेशान से इनके घर खड़ी थी। पर ये अचानक कैसे? वो शहीर मलिक की मोहब्बत को जानती थी। आयशा की इसके लिए तैयारी वो नहीं भूली थी। क्या अचानक खुशियां यूं ही अचानक आती हैं? और तुम क्यों मरने वाली हो रही हो? अम्मी कुछ ठटक गई। खास दोस्त खास बातें जानती होती हैं, तो क्या ये भी? अम्मी की किसी ने रूह कब्ज कर ली? नहीं, मैं वैसे ही हैरान हो रही हूँ। कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए, वरना मैं बहुत खुश हूँ। अनाबिया इनकी नजरों को समझते ही संभल गई थी। जबरदस्ती मुस्कुराकर इनको गले लग गई। आपको बहुत मुबारक हो। अम्मी के दिल से डर हवा की तरह निकलने लगा। अनाबिया कुछ नहीं जानती। उन्होंने सुकून का सांस लिया और इसे खुद से जुदा करके कहा, वो कमरे में है, इसे तैयार तुमने ही करना है। अम्मी के तासत कुछ सख्त हुए। इससे कोई उल्टे सीधे सवाल ना करने खड़ी हो जाना। वो बड़ी बेरहमी से बोली थी। अनाबिया का गला सूखने लगा। मैंने क्या सवाल करने हैं इससे? वो इनसे दूर हुई और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। मैं आयशा को तैयार करने जाती हूँ, शाम भी होने वाली है। वो कहकर सीढ़ियाँ तेजी से चढ़ने लगी। अम्मी भी किचन से जाने बढ़ गई थी। इसे ऊपर जाकर आयशा के कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला। आयशा बेड पर वैसे ही कमर टिकाकर घुटनों के गिर्द बाहें फैलाए इन पर चेहरा रखकर बैठी थी। अचानक से दरवाजा खुलने पर इसने चेहरा उठाकर ऊपर देखा। वो अब चौंका नहीं करती थी। मोहब्बत बिछड़ जाए तो इंसान मोहतात होना भी छोड़ देता है। इसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर जिंदगी हो या कमरा, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। भला क्या फर्क पड़ता है? अनाबिया ने इसके चेहरे को बगौर देखा, फिर कमरे का दरवाजा बंद किया और इसकी तरफ आई। ये क्या तमाशा है? इन दोनों पे गुस्सा आया, आयशा के फैसले पर भी और इसके हाल पर भी। आयशा ने जबरदस्ती मुस्कुराई। कोई तमाशा नहीं है। तमाशा जो था वो पहले था और कुछ दिनों का था। अब तो हकीकत शुरू हुई है। इसने जाहिर करना चाहा कि वो खुश है और बेड से इस्त्रीशुदा इसकी मंगनी का सूट इसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तो वो इससे हाथ फेरकर मुस्कुराकर बोल रही थी। अनाबिया ने वो सूट बेदर्दी से उठाकर कमरे में रखी कुर्सी पर फेंक दिया। आशा ने चौंक कर से देखा और फिर इसकी आंखों में नाराजगी दर आई। इस्त्री खराब हो जाएगी, वो इसी अंदाज में बोली, पर आवाज भी बहुत बीमार लग रही थी। आयशा, अपना हाल देखो। वो इसके सामने बैठ गई और इसके हाथ पकड़े। कि आंटी नहीं मान रही? तुमने इन्हें बताया कि तुम शहीर को पसंद करती हो? आयशा की आंखें जख्मी हो गई। मैं इसे पसंद करती थी। इसने थी पर जोर दिया। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने मंगनी और इंतहाई जल्दी शादी करने का फैसला कर लिया? अनाबिया का लहजा तंजिया हो गया था। आयशा को तकलीफ हुई पर वो रोना नहीं चाहती थी। कुछ नहीं हुआ अनाबिया, मैं बस अब थक गई हूँ। सब चीज़ों से मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं, पर कवारी नहीं मरना चाहती। इसने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शरीर लहजे किया, पर ना माहौल खुशगवार हुआ और ना मोहब्बत बिछड़ जाने का दुख कमरे से निकला, और ना ही इसके चेहरे की रुबाई टूटी। सब कुछ वैसा ही रहा। तो मुझे भी नहीं बताओगी कि ऐसा क्या हो गया आयशा कि तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? इसने अब अपना लहजा दुरुस्त किया। आयशा ने इसे निगाहें उठाकर देखा तो इनमें पानी भी आ गया। अनाबिया और बेचैन होगी। आयशा के लब थरथराने लगे और वो अब एक बार फिर हिचकियों से रोने लगी थी। बात मुकम्मल होने से पहले ही वो रो रो कर निढाल हो गई थी। अनाबिया ने इसे खुद से लगा लिया। इसने मेरे साथ बेवफाई की है। इसने मेरी पहली मोहब्बत का इस तरह से मजाक बनाया। अनाबिया, मैंने तो इससे मोहब्बत की थी, बल्कि मुझे तो मोहब्बत से आशना ही इसने करवाया था। फिर इसने मुझे क्यों इतना बड़ा धोखा दिया? अनाबिया वो सवाल कर रही थी, पर जवाब तो अनाबिया के पास भी नहीं था। इसके पास तो अब तसल्ली देने लायक अल्फाज भी नहीं बचे थे। वो तो खुद रोने लगी थी।
عائشہ بس چپ ہو جاؤ، اللہ سب بہتر کریں گے، وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے تمہیں نہیں ملا، پھر محبت انہیں ہی سے کیوں ہوتی ہے جو حق میں بہتر نہیں ہوتے؟ یہ دل انہیں سے لگنا چاہتا ہے جن سے لگنے کے بعد ٹوٹے نا۔ وہ غرب سے بول کر کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، گھڑی کو دیکھا۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں، پھر تو مجھے تیار کر دینا، ان لوگوں نے کچھ دیر میں آ جانا ہے، اور اگر میں تب تک تیار نہ ہوئی تو امی بہت ناراض ہوں گی۔ ابھی ایسے نم آنکھوں سے پیار سے دیکھتی رہ گئی۔ عائشہ تکلیف سے مسکرائی۔ ایسے تو نہ دیکھو، مجھے لگتا ہے جیسے اس کی محبت ابھی بھی میرے چہرے پر چھلک رہی ہے۔ انابیہ کھڑی ہوئی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی محبت کا تو پتہ نہیں، پر اس کے بچھڑنے کا دکھ تمہارے چہرے پر اب صاف دکھائی دیتا ہے۔ انابیہ آنکھیں پھر سے بھر آئی تھی۔ عائشہ نے ایک گیلی سانس کھینچ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ہائے میری بھولی دوست، ابھی وقت تھوڑا ہے، مجھے تیار کر دو، اس محبت کے بچھڑنے کے ماتم کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے۔ انابیہ نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ دیکھ رہا تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ عائشہ اداس سی ہنسی اور سر نامے ہلایا۔ مشکل ہے، اسے کہہ کر سوٹ اٹھایا اور واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ گاجری کی کارآمد سوٹ پہن کر باہر نکل گئی تو اس کا چہرہ دھلا ہوا لگتا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتی سنگھار میز کے سامنے آ گئی۔ انابیہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے بال سلجھائے اور میک اپ کرنے لگی۔ اسپنج سے بیس سیٹ کریے تو اس نے شاید کوشش کی تھی کہ وہ اس تہہ کے نیچے عائشہ کے سارے دکھ چھپا دے، پر اس کا دکھ آنکھوں سے چھلکنے لگا۔ جب اس نے گالوں پر بلش آن لگایا اور اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے لگی تو عائشہ نے اسے سنجیدگی سے ٹوکا۔ تم میک اپ کرنا بھول گئی ہو، سب سے پہلے آنکھوں کا میک اپ کرتے ہیں، پھر باقی چہرے کا، اور لپسٹک تو سب سے آخر میں لگاتے ہیں، ورنہ یہ تمہارے ہاتھ سے ہی غلط بگڑ جائے گی۔ اس کی بات پر انابیہ نے لپسٹک رکھ دی۔ میں میک اپ نہیں بھولی عائشہ، میرے ہاتھ اس لیے کانپ رہے ہیں کیونکہ میں آج پہلی بار کسی کے دکھ میک اپ سے چھپا رہی ہوں، اس لیے کنفیوز ہو رہی ہوں۔ ایسا کیا لگاؤں تمہارے دکھ اس کے نیچے چھپ جائیں؟ عائشہ نے سر جھٹکا۔ ایک شام بنا لب شری دہان چپکے سے اتر جائیں گے ساگر میں کسی کے۔ یہ نہیں چھپتے، تم تھک جاؤ گی۔ محبت بچھڑ جائے تو یوں لگتا ہے جیسے بندے کی شکل ہی بگڑ گئی ہو، اور دیکھو عجیب سا چہرہ لگتا ہے، خوف سا آتا ہے خود کو دیکھ کر، اور یہ سب میک اپ سے نہیں چھپتا۔ وہ کہہ کر خاموش ہو کر نظر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ انابیہ نے بس نوٹ کیا تھا کہ عائشہ خود کو شیشے میں نہیں دیکھ رہی۔ وہ پھر خاموشی سے میک اپ کرنے کے بعد اسے جویلری پہنانے لگی۔ جب اسے مکمل تیار کر دیا تو انابیہ نے اس کے سر پر دوپٹہ دیا۔ دیکھو بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھنا تمہاری قسمت بھی تمہاری طرح پیاری ہو جائے گی۔ عائشہ نے شیشہ پھر بھی نہ دیکھا۔ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے انابیہ کی طرف رخ کیا۔ قسمت میں پیارا ہونا تھا تو پہلے ہوتی، اب یہ جیسی بھی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور اسے انتظار تھا اب اسے کب بلایا جاتا ہے۔ پڑھتے ہوئے تمہید کتاب، لبے رخسار، مل جائیں گے ہم حسن کے دفتر میں کسی کے۔ جب شام میں عائشہ کی زندگی میں اندھیرا بن کر قدم رکھا تو نیچے لاؤنج میں شور سا اٹھا۔ کمرے میں بیٹھی عائشہ کا دل گھبرانے لگا۔ اس نے انابیہ کو دیکھا جو نیچے سے اوپر آئی تھی۔ وہ لوگ آ گئے۔ عائشہ کا دل ڈوب گیا۔ اتنا بھی آسان نہیں تھا کسی کی محبت کو بھول کر کسی کے نام کے ہونے کے لیے تیار ہونا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد امی کمرے میں آئی اور ان کے ساتھ اپی میمونہ بھی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں عائشہ کو دیکھ کر بھیگ گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا اور نیچے لے جانے لگی۔ عائشہ کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں جگڑ لیا۔ دل یوں لگتا تھا جیسے باہر آ جائے گا۔ لاؤنج میں آتے ہی جن کی پہلی نظروں میں اسے دیکھا وہ ارمان کی نظریں تھیں، جو تیز نیلے ڈنر سوٹ میں ملبوس ہلکی شیپ کے ساتھ بہت پرکشش لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر عائشہ کو دیکھتے ہی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ماں نے عائشہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوم کر اسے ارمان کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو سفیان، امی، بھائی تنویر اور جیا سبھی وہاں موجود تھے۔ انابیہ اس کے کچھ زیادہ ہی قریب کھڑی تھی۔ اس نے عائشہ کے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عائشہ نے نظر اٹھا کر ذرا سی گردن ترچھی کر کے انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ نے فوراً گردن نامے ہلائی۔ وہ عائشہ کے لرزتے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو دینے کو تیار تھیں۔ عائشہ نے صوفے کو مٹھی میں جگڑا۔ وہ جس کے قریب موجود تھی وہ اس کا نصیب نہیں بننا چاہتی تھی، پر وہ آج بن رہی تھی۔ اس دل کے بہت پاس نہ، اس دل سے بہت دور بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے۔ اس کے بعد اسے کچھ محسوس نہ ہوا۔ وہ کب اس کا ہاتھ ارمان نے پکڑا اور اس میں انگوٹھی پہنائی، اس نے کب ارمان کو پہنائی، کب سب نے اسے محبت سے گلے لگا کر مبارکباد دی، اسے ان میں سے ایک بھی بات کا پتہ نہ چلا۔ جب ارمان کی ماں نے کہا کہ ہم شادی انہی دنوں میں کرنا چاہتے ہیں تو اس نے نظریں ضرور اٹھا کر امی کو دیکھا جو فوراً سے مان گئی تھی، کیونکہ عائشہ نے کہا تھا کہ وہ شادی اب جلدی کرنا چاہتی ہے، اور امی بھی دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کبھی وہ لڑکا دوبارہ لوٹائے نہ، اسی لیے انہوں نے تنویر بھائی کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شادی کے لیے وہ جلدی کا کہیں۔ ارمان کی فیملی اور اب ان کے منہ سے وہی بات سن کر ان کے کاندھوں سے بہت سارا بوجھ اتر گیا تھا۔
अब वो बस खामोशी से खड़े सब देख रहे थे। इन्हें भी अम्मी ने ही कहा था कि इसमें आयशा की ही रजामंदी है। अगर ना होती तो अब आयशा इतने कुछ हैरतनाक या परेशान ज़रूर दिखती, पर इसमें ऐसा कुछ ना किया। दोबारा नज़र झुका ली, इसलिए अबू भी खामोशी रहे। आयशा की झुकी नज़र इसके हीरे की नाग वाली अंगूठी पर थी, जो इसे तमस्कर से देख रही थी। आयशा को लगा जैसे वो अंगूठी से कह रही कि वो इसके हाथ की अंगूठी नहीं, इसके गले का तोक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसे अंगूठी से नज़र हटा ली, तभी दिल ने सवाल किया, क्या इसकी मोहब्बत दिल से निकालना आसान है? आयशा ने दिल को देखकर सर नामे हिला दिया। ये अंगूठी अगर मेरे गले का तूक है, तो इसकी मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बनकर पड़ गई है। अब मैं जहाँ मर्जी चली जाऊं, इस जंजीर से आज़ाद नहीं हो सकती। मेरे दिल पे इसकी मोहब्बत के साए हमेशा मंडराते रहेंगे। तो फिर ऐसे जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तुम ही मुझ पर एहसान क्यों नहीं करते है दिल? तुम ही बंद हो जाओ, ताकि मैं इस दुनिया से भी रुखसत हो जाऊं। इस दिल के जवाब पे खामोश हो गया। वो तल्खी से मुस्कुरा दी। सब खुद गर्ज हैं, इसने ज़ेरे लब कहा था। इसकी शादी एक हफ्ते बाद तय पाई थी, और अब इसे इस घर से निकलना बंद था, क्योंकि वो माइयों में आँच ही बिठा दी गई थी। अम्मी की इस पे अब कड़ी पाबंदियाँ थी। दिल फिरने में भी वक्त नहीं लगता, इसलिए वो आयशा को अपने सामने रखना चाहती थी। अमेरिका पे शाम असर कतरा कतरा उतर रही थी। वो सब इस वक्त एक वीरान जंगलनुमा जगह पर मौजूद थे, जो शहर से दूर थी। वहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त लगे थे। शहीर गाड़ी के बोनट पर बैठा था। काली शर्ट के साथ इसने सफ़ेद जीन्स पहन रखी थी। नीली आंखें पुरसुकून थी और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। इसकी शेप कुछ कुछ बढ़ रही थी, पर आज के बाद सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। दस्तगीर इसके दाएं जानिब खड़ा था। बाकी के गार्ड्स यूं गाड़ी के में खड़े थे, हाथ में बंदूकें लिए हुए थे। वो लोग बिल्कुल चौकन्ना थे। बहराम को उन्होंने जो वक्त दिया था, इसमें सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। शहीद ने मोबाइल पर टाइम लगाया और वो वक्त देखने लगा, क्योंकि इसने कहा था कि जितनी देर बहराम को आने में लगेगी, इसके बच्चे इतनी ही तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। मोबाइल पर चलते टाइम्स पर वक्त भागने लगा था, और ठीक 5 मिनट बाद वहाँ इसने वीराने में एक गाड़ी जन से दाखिल हुई, जिसने खामोशी को तोड़ा था। दरख्तों पर बैठे परिंदे सब कुछ देख रहे थे। असर लम्हा लम्हा गुजर रही थी। वो गाड़ी इनके सामने रुकी और इसमें से बहराम बाहर आया। इसके बाहर आते ही दस्तगीर ने और बाकी के गार्ड ने इस पर बंदूकें तान ली। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। इसके लहजे में बेबसी जाहिर होती थी। जोया कहाँ है? शहीद ने बोर्ड से छलांग लगाकर पूछा। गाड़ी में है, पर मेरे बच्चे। इसके चेहरे पर कुछ दिनों से भयानक तासुर और बेरहमी थी। अब वो सब जैसे कहीं बहुत दूर पीछे रह गया था। इस वक्त जो शहीद के सामने था, वो एक बेबस बाप था। शहीद ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया और दस्तगीर को इशारा किया। वो आगे बढ़कर गाड़ी के पास है और इसका दरवाज़ा खोल दिया, तो जोया लपक कर बाहर आई। इसका वजूद ना तो, और चेहरे पर अभी भी जख्मों के निशान थे। वो कुछ दिनों में ही बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर अब जैसे इसने शहीद को देखा तो वो भागकर इसके पास आई और इसके सीने से लग गई थी। शहीद ने इसके गिर्द अपना एक बाजू लपेटा और इसका माथा चुमकर इसे बिलक बिलक कर रोती जोया को देखा। तुम्हें अब रोने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे कहकर जोया को गाड़ी पे बिठा चुका था, और जोया गाड़ी में बैठते ही फिर से नींद बेहोश सी हो गई थी। शहीद बहराम की तरफ घूमकर इसका मुकाबला आया। दस्तगीर इसके माथे पर बंदूक रखे हुए था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो बेबसी से चिल्लाया। तो शहीद ने इसे एक लम्हा देखा, और इस लम्हे में इसे जोया के वो सारे जख्म याद आ गए जो बहराम ने इसे दिए थे। शहीद ने मुट्ठी बीची तो इसमें से उंगलियों के चड़कने की आवाज़ साफ आई थी। इसकी रंगें जाहिर होने लगी थी। इसने अपनी सारी कुव्वत इस मुट्ठी में जमा करके वो मुट्ठी बंद की और बहराम के जबड़े पर दे मारी, तो वह कराह कर जमीन पर गिर गया। इसके मुंह से खून का फवारा फूटा। शहीद खूनखान नजरों से इसे देखता इसी की तरफ झुका। मैं तुम जैसा घटिया नहीं हूँ, किसी के मासूम जान को अजियत में दूँ। तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान में ही हैं, और वो अब घर भी पहुंच गए होंगे। बहराम इसके एक मुक्के से ही अधमरा हो गया था। वो ज़मीन पर गिरा और गहरे गहरे सांस ले रहा था। वो जानता था अब इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। शहीद ने अब नजरें रखते हुए दस्तगीर की तरफ हाथ फैलाया, तो इसने फौरन इसके हाथ में पिस्टल थामा दिया। शहीद ने इसे लौट किया और इस ट्रिगर पर उंगली रख दी। इसने वो पिस्टल बहराम के माथे के सामने किया। जो खेल तुमने शुरू किया था, इसे मैं, शहीद मलिक, अब यहीं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद फिजा में गोली की आवाज़ गूंजी थी और बहराम की चीख, और दरख्तों पर बैठे परिंदे इन्हें आवाज़ों से डरकर फड़फड़ाते उड़ गए थे। ये एकदम ही पूरे आसमान पर परिंदे और अतराफ में इनके परिंदों की आवाज़ें फैल गई थी। सूरज असर संग ढल गया था। अब रात की स्याही इनका साथी बनने वाले थे। अमेरिका पे इस वक्त रात पिछली दिखाई देती थी। फलक बस इमारतों की रोशनियां जलती आसमानों को भी रोशन कर रही थी। आसमान पे बादलों संग तारे थे। मध्यम सा चांद भी इन्हें बादलों में छुपे चुपके चुपके से इस हॉस्पिटल की इमारत में मौजूद कमरे की खुली खिड़की से अंदर झांक रहा था, जिसमें जोया पुरसम मुर्दा और ना तो वजूद से लेटी आंखें मूंदे हुए थी। इसमें बोलने की हिम्मत बाकी ना रही थी।
شیر اس کمرے میں خاموشی سے قدم اٹھا کر اندر داخل ہوا اور زویا کے قریب کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس مانند نیلاہٹ کو دیکھا جو زویا کی آنکھوں کے نیچے تھے۔ اس کے گورے رنگ پر زخم کچھ زیادہ ہی واضح دکھائی دیتے تھے۔ ان زخموں کو شہیر نے جب دیکھا تو اس کے دل پر وار ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر زویا کے گال پر لگایا تو اس کی پلکیں لرزنے لگیں۔ شہیر نے اس کے گال سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ وہ شاید زویا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شہیر، اس نے مدھم لہجے سے کہا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شہیر نے لب بھیج کر اسے ناراضگی سے دیکھا۔ تم اب کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے زویا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں مانی۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میں اپنی وجہ سے تمہیں مشکل میں ڈال دیتی۔ وہ خود کو ملال کر رہی تھی۔ چپ، اسے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، پھر اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ تم یہ نہیں سوچا اب تم میرے ساتھ پاکستان جاؤ گی؟ جو کچھ کرنا ہے تم وہی کرنا۔ تمہارا بزنس اور گھر پھاڑ میں گیا اور یہ میری آخری بات ہے۔ اس کے بعد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے زویا کا ہاتھ ویسے ہی تھام رکھا تھا۔ شہر اس کے ہاتھ کی پشت پہ انگوٹھا رکھ کر سہلا رہا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ جس کو تکلیف میں دیکھتا تھا اس کے ہاتھ کو تھام کر وہ ایسے ہی سہلاتا تھا۔ زویا نے شہر کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ یہ تمہارا نہیں ہے زویا؟ کہیں سے اسے آواز آئی تو اس کا دل کر کہ وہ پہلے اپنے دکھ پر رو رہی تھی، پر اب شہیر کی جدائی کا سوچ کر اس کے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے نکلنے لگے تھے۔ شہیر نے ماتھے پر مصنوعی بل ڈال لیے۔ میں نے کہا نا زویا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں، تم میرے پاس نہیں ہونا۔ وہ یہ کہنا چاہتی تھی پر نہ کہہ سکی۔ شہیر نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ اچھا بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تم چپ ہو جاؤ؟ شہیر اسے کچھ بچے کی طرح ٹریٹ کرنے لگا تھا۔ وہ اسے بہلانا چاہتا تھا۔ تم میرے پاس میرے ہو کر رہ جاؤ۔ زویا کی روتی آنکھوں نے یہ کہنا چاہا پر زبان جیسے بے جان ہو گئی۔ بس وہ شہیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے بہت ہمت کر کے خود کو رونے سے روکا اور گہرا سانس کھینچا۔ میں چاہتی ہوں تم مجھے جلد از جلد پاکستان لے جاؤ تاکہ میں جا کر تمہاری شادی کروا دوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور اندر کی تکلیف کو ہونٹوں کی مسکراہٹ تلے چھپا لیا۔ شہیر اس کی بات پر رضیا۔ پہلے تم اچھی طرح ٹھیک تو ہو جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم ایک ہفتے تک کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تم اب آرام کرو، میں باہر ہی ہوں۔ وہ کہہ کر اس کے گال کو آہستگی سے تھپک کر وہاں سے نکل گیا۔ سو اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ ابھی تو اس کے پاس زخموں کا بہانہ تھا، اس لیے وہ جی بھر کر اس کی آڑ میں رو کر شہیر کے لیے رو رہی تھی۔ شہیر کمرے سے نکل کر باہر راداری کی طرف آ گیا۔ زویا کے کمرے کے باہر گارڈز کھڑے تھے، اس لیے وہ کچھ بے فکری سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ زویا کے منہ سے عائشہ کا ذکر سن کر اسے یاد آیا تھا اس نے تو بہت دنوں سے اس کی کوئی خبر نہیں لی۔ اس نے ریاض کا نمبر ملایا تھا کہ دستگیر داخلی دروازے پر اندر آیا۔ باس، احرام کچھ خاص نہیں بتا رہا، بس خاموشی سے بیٹھا ہے، آپ بتا دیں اس کا کیا کرنا ہے؟ شہیر نے جو ابھی ریاض کو کال ملائی تھی اس سے وہ کال کاٹی اور دستگیر کی طرف دیکھا۔ ہم بس ایک بار پاکستان چلے جائیں، پھر میں اسے خود نپٹوں گا اور اسے کھانا پینا صرف اتنا ہی دینا جس سے وہ زندہ رہ سکے، بس۔ وہ سرد مہری سے بولا تھا۔ دستگیر نے سر ہلا دیا۔ بوس آپ آرام کر لے، گھر جا کر میں ادھر ہی ہوں۔ شہیر نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تم جا کر آرام کر لو۔ وہ کہہ کر دوبارہ کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے کے باہر رکھے بینچ پہ بیٹھ کر اس نے موبائل اپنے گھٹنوں پہ رکھا تھا کہ اس پر میسج کی بھی ہوئی۔ شہیر نے موبائل اٹھا کر سامنے نے کیا۔ میسج پڑھ کے اس نے جوابی میسج پر مسکرا کر لکھا اور دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں مولی۔ اس کی عائش ٹھیک ہے، یہ بات اس کے لیے ہراہت زیزس تھی۔ عائشہ کے گھر میں اچانک ہی دھوم سی مچ گئی تھی۔ بازاروں کے چکر، نئے کپڑے، زیوروں کی خریداری، سب کچھ اچانک ہی لینا پڑ رہا تھا، اس لیے امی اور آپی میمونہ کا ایک لمحے کا بھی سکون نہیں تھا۔ وہ دونوں صبح کی گئی شام میں لوٹتی تھی۔ ان کے ساتھ سفیان جاتا تھا جو سارا سامان اٹھا کر لاتا تھا۔ جب اس کے ولیمے کا سوٹ لینے جانے لگے تو آپی نے امی کو کہا، ہم عائشہ کو بھی لے چلتے ہیں، یہ خود پسند کر لے گی۔ عائشہ اس وقت لانج میں لاتعلق سے بیٹھی ٹی وی پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ پیلے سوٹ میں اس کا حسن سوگوار سا لگتا تھا، غزالی آنکھیں بجھی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ہاں عائش، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ امی نے اسے پکارا تو اس نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا۔ میرا دل نہیں کر رہا، آپ لوگ لے آئیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ کہہ کر دھیرے سے صوفے سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ امی اور آپی میمونہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے مردہ ہوتے وجود کو بڑی مشکل سے گھسیٹ کر کمرے میں لائی اور لائٹ روشن کر کے وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کروٹ موڑے اس کی نظر گلابی بھالو پر پڑی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس بھالو کو اٹھا اس کے گرد باہیں نہیں حائل کی کر لی۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی ہی تھی کہ شہیر اس کے سامنے آ گیا۔ ایک دن میں تمہیں یوں ہی حق کروں گا۔ عائشہ کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ وہ باتوں سے زہر پھونکتا تھا اور عائشہ اس کے جادو کا اتنا برا چڑھا تھا کہ اس سے اب وہ لہجہ بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ شہیر کی محبت کو یہیں اسی گھر میں چھوڑ کر جائے، اس کمرے میں کہیں چھپا جائے،
कहीं ऐसी जगह जहाँ कभी इसे वापस आने पे वो मोहब्बत बस आयशा को ही दिखाई दे। इसे आंखें खोलकर वो जगह ढूंढनी चाहिए, पर इसे ऐसी कोई जगह ना मिली। मिलती भी कैसे? अम्मी से आंखें धुंधला गई थी, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए इसने कोशिश तर करके आंखें दोबारा मूंद ली और अपना चेहरा इसने इस भालू में छुपा लिया। शहर इसे हक करना चाहता था, पर एक ख्वाहिश आयशा के दिल में भी कभी उठी थी कि वो शहर के फ्रॉक सीने में खुद को सेट करके इसके दिल की धड़कनें सुने। और वो ख्वाहिश लाहासिल बनकर रह गई थी। अरमान के बंगले पर परेशानी फैली थी। माँ अपने कमरे में मौजूद बेड पर नींदराज थी। अरमान और जिया इन्हीं के करीब बैठे थे। माँ, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अरमान नाराजगी से बोल रहा था। सुबह जब वो तैयार कमरे में से बाहर आई तो शादी की खरीदारी करने मार्केट जाने लगी तो इन्हें गश आया और इन्हें लगा जैसे इनके वजूद ने किसी ने रूह खींचना शुरू कर दी है। इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और जिसम सुन्न होता चला गया। वो कब फर्श पर गिरी इन्हें मालूम ही ना हुआ। जिया इनके साथ ही थी, इसलिए वो मुलाजमा को साथ मिलकर इन्हें इनके कमरे में ले आई थी। अरमान इसके वक्त ऑफिस में था, लेकिन जब इसे माँ की हालत की खबर मिली तो वो दौड़ा चला आया। मैं अपना ख्याल रखती हूँ, बस वैसे ही चक्कर आ गया होगा। तुम इतने परेशान मत हो जाया करो। माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर इससे मुस्कुराया ना गया। इन्हें अपनी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब महसूस हो रही थी। कभी कोई जिस्म का हिस्सा सुना हो जाता तो कभी कोई। वो पहली बार ऐसे यूँ होने पर फिक्रमंद हुई थी, पर जब ये सब चंद मिनटों में होकर ख़त्म होने लगा तो उन्होंने इसे मामूली जानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। पर माँ अब अरमान के सामने अपनी बीमारी जाहिर करके इसकी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो शादी के बाद अपना मुकम्मल चेकअप करवाएंगी, उन्होंने सोच लिया था। माँ, आप डॉक्टर के पास चलें। अरमान जिद से गोया हुआ। वो बहुत देर से इन्हें इसी बात पर राज़ी करना चाह रहा था, पर माँ नहीं मान रही थी। हाँ मम्मी, भाई ठीक कह रहे हैं, आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें और कुछ टेस्ट करेंगे, इससे हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। माँ ने नाक से मक्खी उड़ाई। कम ऑन जिया, मैं ठीक हूँ। उन्होंने खफकी से कहकर अरमान को देखा। मैंने नाश्ता नहीं किया था सुबह, शायद इसीलिए ऐसा हो गया होगा। मैं अभी कुछ खा लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती और अब मुझे इस बात पर कोई राज़ी नहीं करने की कोशिश करेगा। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा और अरमान इन्हें बेबसी से देखने लगा। फिर बोला, अच्छा पर आप मार्केट नहीं जाएंगी? अब जो भी लेना होगा अब घर बैठ कर ही लेंगी। माँ को इसकी ये बात माननी पड़ी। अरमान इनकी पेशानी चूमकर खड़ा हुआ। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है और मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं है। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इससे अपने दिल की बात कह दी थी। वो चाहता था कि शादी शहीर के आने के बाद हो, पर माँ ने साफ इनकार कर दिया था। इन्हें पता नहीं क्यों लग रहा था कि शहीर आएगा तो सब बिगड़ जाएगा, और इन्हें अभी ये भी नहीं पता था कि बहराम पकड़ा जा चुका है, वरना अब तक वो मर चुकी होती। माँ का हलक इस बात पर अंदर तक कड़वा हो गया था। उन्हें बदमज़गी से अरमान को देखा। अच्छी बात है वो जनूनी इस मुल्क में नहीं है, वरना पता नहीं वो इस दिन भी कोई तमाशा लगाकर खड़ा हो जाता। माँ जब ऐसे बोलती थी तो अरमान को इनकी बात पे तकलीफ होती थी और जिया को गुस्सा आता था, पर अब सिर्फ अरमान या इसके पास देख कर रहा था। जिया का गुस्सा अब ठंडा होता जा रहा था। इसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि शहीद के बारे में क्या बात हो रही है। जिसके जिक्र पे इसे फ़र्क पड़ता था, इसका जिक्र इस घर में होता ही नहीं था। शहर पे ये दिन जीने वालों का बहुत भारी था। मोहब्बत के टूटे दिल के साथ आज एक लड़की रुखसत होने को तैयार बैठी थी और उसी जोड़े में लिपटी वो अपने दुख से भरे नैनों को बार बार पहुंच रही थी। हॉल में भी इसे लाया गया था। मौलवी जब इसके करीब आकर बैठा तो इसे लगा जैसे मौत का फरिश्ता इसकी रूह कब्ज करने इसके पहलू में आ गया है। इससे खौफ से मौलवी को देखा जो इसके सामने खुसूसी जुमले कहते इसे पूछा था कि क्या इसे अरमान कबूल है। अब क्या करूंगी? दिल ने पूछा। क्या करो? इसने भी दिल से पूछा तो वो जज्बा सा हो गया। इनकार कर दो। इनकार करने से वो मिल जाएगा। वो इनकार कर देना चाहती थी, पर इस बात की गारंटी भी तो दे कोई कि इसे शहीद मिल जाएगा। दिल जब इसके सवाल पर चुप हो गया तो इसने चुप ना रहा गया। इसने कहा मुझे कबूल है। इसने 3 बार पूछा गया कि तुम मरने के लिए तैयार हो, और इसने तीनों बार ही कबूल है नामी तलवार अपनी शाहरा पर रखकर चलाई थी। आंखों में धुआं भर गया था और माहौल सारे का सारा धुंधला हो गया था। आयशा को ज़रा बराबर होश नहीं आ रहा था कि इसके बाद कि कोई इसे क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कब इसके करीब आकर बैठ गया। वो जो इसके पहलू में आकर बैठा था इसे आयशा से गर्दन तिरछी करके देखा। वो मुस्कुरा रहा था। इसे शख्स जैसा भद्द और बदसूरत आज तक कोई नहीं लगा था। इसे लग रहा था जैसे इसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। टूट जाए तो कितना अच्छा हो, इसने हसरत से सोचा था। कुछ देर बाद इसे उठाया गया। कांधों से पकड़कर उठाने वाले इसे लगा जैसे कांधों पे उठा रहे हों। इसे अपनी अम्मी को खुद को पलटकर रोते देखकर, अभी मैमूना तो कभी सुफियान से लिपट कर रो रहे थे और वह सब खाली नज़रों से देख रही थी। जब आयशा अबू तक पहुंची तो उन्होंने इसके सर पर कुरान का साया किया तो उसने इनका चेहरा बगौर देखा। इनकी आंखें नम थीं। वो सबसे अपने लिए बीच कर खड़े थे। आयशा धीरे से आगे बढ़ी और सबको पीछे छोड़कर वो इनके करीब आ गई। अबू बड़े हौसले से इसे देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों की नमी को आंखों में ही जज्ब करना चाहा,
पर जब आयशा इनके सीने से लगी तो इनका वजूद लरसने लगा। आयशा ने इससे कपकपी को महसूस किया। इसने चेहरा उठाकर अब्बू को देखा। इनके मुंह उठाते ही इसके गालों पे अब्बू के आंसू टूटकर गिरे। आयशा की भी आंखें ने एक लम्हे भर गई। वो धुन जिसे छट गई थी, जिसने इसके दिमाग को अपने काबू में किया हुआ था। इसने धुएं से हटते हुए अपने अब्बू को मजबूती से लिपट गई। वो कब वो सिसकियां हिचकियों में और फिर चीखों में बदल गई, इसे मालूम ही ना हुआ। वो ना अब कदम उठा रही थी और ना अपने अब्बू की कमीज छोड़ रही थी। सब इसे इसके अब्बू से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर इसकी गिरफ्त सख्त थी। अब्बू ने भी इसके गिर्द अपना बाजू लपेट लिया था। वो इसे लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे। इनका खुद का हौसला अब जवाब दे गया था। बहुत मुश्किल से वो उसे गाड़ी तक लाए थे। आयशा तब भी इनकी कमीज नहीं छोड़ रही थी। अम्मी और आपी ने बहुत समझाया और अरमान के साथ गाड़ी में बिठा दिया। वो गाड़ी में बैठकर वैसे ही रो रही थी। अरमान ने इसका हाथ धीरे से पकड़ा। इसने इसे खामोश करवाना चाहा, पर वह इसी शिद्दत से रोए गई तो इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बस करें, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अरमान की आवाज़ इसने उखड़ते सांसों से देखा। मैंने अपने अब्बू के पास जाना है। इसने ये जुमला भी पूरा भी ना बोला गया कि वो अरमान की गोद में बेहोश होती चली गई। अरमान के रंग एकदम उड़ गए थे। वो गाड़ी में अकेले ही था। माँ और जिया दूसरी गाड़ी में थे। इसने ड्राइवर को कहा, गाड़ी जल्दी चलाओ। ड्राइवर ने इसे कहते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। अरमान खुद इसके गाल पर धीरे धीरे थपक कर इसे पुकार रहा था। इसे पानी की बोतल लेकर इस पर छींटे मारे इसके चेहरे पर डाले तो वो होश में आई थी। इसने आंखें खोलकर अरमान को यकटक देखना शुरू किया। इसे सब समझने में वक्त लगा था। अरमान भी इसकी बड़ी बड़ी आंखों को बस यकटक देखे जा रहा था। वो सब कुछ एकदम भूल गया था। जब आयशा जल्दी से इससे दूर हुई तो वह होश में आया। अब आपने नहीं रोना, अब तबीयत बिगड़ जाएगी। इसने कहकर इसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। आयशा ने आस्ती से बोतल थाम ली और अरमान ने इस पर नजरें हटा ली थी। अरमान मलिक के बंगले पर रोशनियों के कमकम जले थे। रात दूर खड़ी सब देख रही थी। इसका इस्तकबाल अरमान के बंगले में बहुत शानदार हुआ था। लाजमों की एक पूरी फौज थी जो इस पर फूल गिराए चली जा रही थी। अरमान ने इसका हाथ पकड़ रखा था। वो जब अंदर दाखिल हो गई तो इसने हल्की सी गर्दन तिरछी करके पीछे देखा। इस चौखट पे शहीद की मोहब्बत खड़ी दिखाई दी थी। इसने इस पर से नजरें फेर ली थी, जिसे शहीद ने इस पर से फेरी ली। अब तक अरमान ने इसका हाथ पकड़ रखा था, पर अब आयशा ने भी इसके हाथ पर अपने हाथ की उंगलियां लपेट ली थी। अरमान यकदम रुका। अब ठीक है ना? इसे लगा आयशा की फिर से तबीयत खराब हो गई है। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे नजरें झोंककर मध्यम लहजे में जवाब दिया था। अरमान ने सर हिलाकर इसे सोफे पे बिठाया। माँ और जिया भी आ गई थी। वो कुछ देर लाउंज में बैठी रही, फिर जिया इसे अरमान के कमरे में बैठा कर वहां से चली गई थी। आयशा ने एक नज़र पूरे कमरे में दौड़ाई, जहाँ जलती मोमबत्तियों ने नीम अंधेरा किया हुआ था। बेड पे फूल बिक रहे थे, जिनकी महक इसकी सांसों में घुल रही थी। आयशा ने सर बेड ग्राउंड से टिकाकर आंखें मूंद ली थी। नींद कब इस पर गालिब आई, इसे एहसास ही न हुआ। बस सीनों के पर्दों पर एक फिल्म सी चलने लगी। इसने देखा शहीद इसके सामने खड़ा है। इसकी आंखें शोला जलते जैसे लगती थी। वो कदम कदम चलता आयशा के करीब आ रहा था। इसके हर कदम पर आयशा दीवार के साथ लगती जा रही थी। आयश, वो इसके बिल्कुल करीब आकर बोला था। आयशा ने खौफ से आंखें मूंद ली। शहीद की आवाज़ में सख्ती और बेरहमी थी। तो मेरी अमानत थी, इसने आयशा के कान के पास आकर चबा चबा कर कहा। आयशा ने धीरे धीरे आंखें खोली। शरीर की निगाहों की तपिश ने इसका चेहरा जलने लगा। मैंने तुम्हें कहा था तुम सिर्फ मेरी हो, फिर भी तुमने। इसने बात अधूरी छोड़ दी और आयशा का मुंह दबोचा। अब तुम मेरे जुनून को देखोगी। तुमने मेरे साथ गलत किया। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। इसने एक झटके से आयशा का चेहरा छोड़ा और यही आयशा हड़बड़ा कर उठ गई। इसने इधर उधर देखा, शहीर कहीं नहीं दिखाई दिया। ये सब एक ख्वाब था। इसने बेसाख्ता अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो शहीर की मोहब्बत को पीछे छोड़ाई थी, पर क्यों वो इसे अब ख्वाबों में दिखाई दे रहा था। इसने कुर्ब से सोचा, पर वो नहीं जानती थी वो शहीर की मोहब्बत को पीछे छोड़कर इसकी दीवानगी और जुनून को अपने साथ ले आई है। रात अरमान संग खड़ी शहीर के बंगले को देख रही थी, जिसकी कुछ रोशनियां जली थी। बंगले से कुछ आगे बने सर्वेंट क्वार्टर अलबत्ता रोशन थे, और दाखिली बड़े लोहे के दरवाजे के साथ बने छोटे से ऑफिस में वो गार्ड बैठा था। अरमान की गाड़ी जब बंगले के पास रुकी तब उठकर बाहर आ गया था। साहब नहीं आए अभी तक? अरमान ने सवाल किया। नहीं जनाब, वो अभी तो नहीं आए, लेकिन कल आएंगे। अरमान ने सर को जुम्बिश दी। जब वो आए तो मुझे कॉल कर देना। इसने अपना नंबर गार्ड को नोट करवाया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। माँ को अगर पता लग गया कि वो इस वक्त अपनी दुल्हन को छोड़कर शहीद का पता लेने आया है, तो वो ज़रूर अरमान से कभी बात ना करेंगी। तभी वो इनकी नाराज़गी से डरता गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया था। वो जब अपने बंगले में दाखिल हुआ तो माँ लॉन्च में ही मौजूद थी। कहाँ गए थे? इनके लहजे में सख्ती थी। अरमान इनके करीब आया। माँ, मैं अपने दोस्त के पास गया था। इसने इनके हाथ की पुश्त को चूम कर कहा, पर माँ इसे ऐसे ही खोजती नज़र से देख रही थी। इस दोस्त का नाम शहीर होगा, है ना? अरमान ने नरमी से नहीं देखकर सर नाम हिलाया। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं शहीद के पास नहीं गया था। वो तो अभी पाकिस्तान आया ही नहीं, कल आएगा तो ही जाऊँगा। वो आखिर में हल्की सी शरारत से बोला तो माँ ने अपना हाथ इससे खफगी से छुड़वाया। शहीद के आने की खबर से इनका दिमाग भग से उड़ा था।
तुम्हें किसने बताया? वो पूछने लगी तो अरमान चुप सा हो गया। अब वो माँ को क्या कहे, क्योंकि अभी तो इसने कहा कि वो शहीर से मिलने नहीं गया था। इससे तेजी से अपना दिमाग चला। बस मेरे परसों इसके घर के पास से गुजर हुआ था तो गार्ड ने बताया था। मौका तो फातन सांस लेने में मुश्किल हुई, पर खुद पर काबू करती हुई इसी नाराजगी से गोया हूँ। ठीक है, तुम अपनी मर्जी। वो जब हमारी जिंदगियों में जहर अच्छी तरह घोल देगा ना, फिर तुम्हें एहसास होगा। माँ, ऐसा नहीं होगा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। पर वो पूरे एतमादी से कह रहा था। माँ खामोश हो गई थी। वो जानती थी कि अरमान से शहीर के मौजू पर बात वक्त को ज़ाया करने की मुतरादिफ है। वो शेर को नहीं छोड़ेगा। और अब माँ खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। इन्होंने जल्द अज जल्द बहराम से रब्ता करना था, इसलिए वो बात खत्म करती हुई कहने लगी, पता नहीं मेरी औलाद इतनी कमलाई हुई क्यों है। वो कहकर अपने कमरे की जानी बढ़ी, तो फिर रुक कर पलटी। अब अपने कमरे में चले जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वहाँ जबरदस्ती मुस्कुराई थी। वो इनकी बात पे शर्मीला सा जवाबी मुस्कुराकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कमरे में वैसे ही फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। नीम अंधेरे में मोतियां झिलमिला रही थी। इसने खिड़की खोल लिया था, जहाँ से ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो रही थी। चांद बादलों की ओर से इसे देख रहा था, जो बैठे बैठे अब थक चुकी थी। इसे फिर से घबराहट सी होने लगी थी। इसने ख्वाब ने एक बार फिर इसे हिला दिया था। अगर शही लौट आया तो? ख्वाब के बाद इसके दिल में पहला ख्याल यही आया, तो इसने सर ना में हिलाया। ऐसा कभी नहीं होगा, वो इस मुल्क से जा चुका है। फर्ज तो करो, वो कभी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया तो क्या करोगी? इसके करीब न जाने कब इसी जैसी लड़की आकर खड़ी हुई थी। आयशा ने इस लड़की की गर्दन टिच्ची करके देखा, जो चांद की रोशनी में नहाई हुई थी। इसका लिबास सफ़ेद था। वो आयशा के चेहरे को लिए हुए थी। मैं इसे पहचाने से इनकार कर दूंगी, इसने हिम्मत करके कहा। मोहब्बत को भूल जाना इतना आसान होता है? आयशा के माथे पर बल पड़ गए। इनकी आंखों में बरहमी आ गई। जब मेरे साथ शही ने किया है, इसके बाद मैं इन्हें देखना भी नहीं चाहती। वो लड़की कुछ बोलने लगी कि आयशा चीखी, और तुम प्लीज चली जाओ यहाँ से। चांद की रोशनी में नहाई लड़की इस बात पर तल्खी से हंसी दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर आती रहूंगी। देखते ही देखते वो लड़की धुआं बनकर फिजा में तहलील हो गई। आयशा ने थक कर गहरा सांस लिया और बैकग्राउंड से सर टिका लिया। वो कुछ देर इसी हालत में बैठी रही। इसी कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। वो सीधी होकर बैठ गई थी। अरमान कन का कर कमरे में दाखिल हुआ। आयशा ने किन अखियों से ब्लैक सूट डिनर मलबूस ऊंचे लंबे मजबूत साहब के मालिक शख्स को देखा, जिसकी रंगत साफ थी। चेहरे पर हल्की हल्की शेव और चमकती मकनातीसी आंखें, काले बाल बफ की सूरत ढले हुए थे। लबों पर मध्यम सी मुस्कान थी। वो पुरकशिश था, शहीद जैसा नहीं था। आयशा ने इस पर नजरें से हटा ली। अरमान इसके सामने आकर बेड के किनारे पर बैठ गया था। आपकी तबीयत कैसी है? आप इसने बात का आगाज किया। आयशा के चेहरे पर दुपट्टा नहीं था, इसलिए वो इस मोमी गुड़िया के नाजुक सरापे पर नजरें जमाए पूछ रहा था। ठीक, इसने अस्की से जवाब दिया। आप बैठी बैठी थक गई होंगी। मैं दरअसल अपने छोटे के भाई के पास चला गया था। आयशा इसकी बात पे चौंकी। इसे नजर उठाकर अरमान को देखा, जो बोल रहा था। इसके चेहरे पे आयशा को उदासी दिखाई देने लगा। वो मेरे चाचू का बेटा है, पर मेरे लिए वो मेरी जान के बराबर है जी। और इसे मैंने अपने बच्चों की तरह खिलाया है। मेरी जान बसी है इन दोनों में। पर वो मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गया है। कोशिश कर रहा हूँ कि इसे जल्दी मना लो। वो इस वक्त मुल्क से बाहर है, कल आएगा तो आपको मिलवाऊंगा। इससे बात मुकम्मल करके कोट को अंदर वाली जेबों में हाथ डाला। ये आपकी रोनमाई। इससे एक मखमली डिबिया निकाली और सामने आशिकी की और आशिकी से आगे किया। मैं पहना दूं? जो इसे गहरी नजरों से देखने लगा। इसे इस लड़की में कशिश महसूस होती थी। आयशा कुछ लम्हे इसकी ख्वाहिश में जज्बती से देखती रही, फिर इसे अपनी कलाई आगे कर दी। अरमान खुश हो गया। इसने इस डिबिया को खोला और इसमें हीरो का चमकता बड़ा सा ब्रेसलेट निकाला और आयशा की कलाई में डालकर इसे लॉक कर दिया। आप किसी को पसंद करती थी? इसका सवाल इतना बेसख्त और अचानक था कि आयशा धक से रह गई। इसने शौक नजरों से अरमान को देखा। इसे किसने बताया? आयशा की जान निकलने लगी। दिल यूं हो रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। नहीं तो, इससे बोला बहुत मुश्किल गया। इसमें अरमान ने आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वो इस वक्त इसके तासुर नहीं देखना चाहती थी। पर फिर वो अरमान की अगली बात पर संभली। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक लड़की को अपने कॉलेज के दिनों में पसंद करता था, पर वो किसी और को पसंद करती और इससे शादी कर ली। यूं मेरा दिल टूट गया। और आखिर में वो हंसा तो आयशा को मुंह इसका देखती रह गई। वो दिल टूटने पर हंस रहा था, पर आयशा को लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी अब बस मुंह छुपाए ही रोएगी। आपको दिल टूटने पर दुख नहीं हुआ? आशा पूछे बगैर ना रह सकी। अरमान ने सर ना में हिलाया। नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरी इससे शादी हो जाती तो मैं आपसे महरूम हो जाता। इसके लहजे में इतनी मोहब्बत थी कि आयशा से नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। आप ये सब उतार कर कुछ रिलैक्स हो जाएं। इस आयशा के चेहरे पर थकन को महसूस किया तो कह दिया,
आयशा भी सर हिलाकर खड़ी होगी और वॉशरूम में चलेगी। जब वो वापस आई तो अरमान पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। इसने आस्तीन ने मोड़कर कोहनियों तक की हुई थी और शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे। इसकी शर्ट के खुले बटन देखकर इसे शहीद का ख्याल आया। आयशा ने फौरन इसकी शर्ट से नजर हटा ली और बेड पर आकर बैठ गई। अरमान इसके बैठते ही बेड की दूसरी जानिब आकर लेट गया और इसे कहा, आप भी आराम कर लें। वो कहकर इसके लेटने का मुंतजिर था। आयशा का दिल डूबने लगा, धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो बहुत एहतियात से बेड पर अरमान से कुछ दूर होकर लेट गई। अरमान ने यह बात शदीद महसूस कर ली थी, इसलिए वो इसे इतने ही फांसे पर लेटा रहा। वो आंखें मूंद कर सो गया। आयशा लेटकर खुली खिड़की से चांद देखने लगी। इसे शौहर अच्छा था, खूबसूरत भी और खूबसीरत भी, फिर भी वो शहीद नहीं था। सुबह जब शहीद पर रोशनी हुई तो अरमान के कमरे के गुलाब की मुरझाई पंखुड़ियों को शरारत से देखने लगी। किरणों के दाखिल होते ही आयशा की आंखें पट से खुलने इससे लगा जैसे एक बहुत गहरे ख्वाब से उठी है। शहीद की बेवफाई, इसका शादी के बाद बहुत ज़्यादा अरमान से शादी होना और इसके बाद कमरे में मौजूदगी, इसकी गुर्बत में सोना और इसे सब कुछ एक ख्वाब लगा। पर जैसे जैसे आंखों से नींद का खुमार गया तो इसे एहसास हुआ कि वो सब हकीकत थी। वो आहिस्ती से बेड पर हथेलियों के सहारे बैठ गई। इसने अपने खुले बाल समेट कर इन्हें जूड़े की शक्ल में बांधा और तभी इसकी नजरें आसमान पर पड़ी जो बेखबर सो रहा था। वो सोता हुआ बहुत मासूम लग रहा था। आयशा कुछ देर इसे देखती रही। तुम इसे और खुद को धोखा दे रही हो। वो आवाज उछल पड़ी। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो वही लड़की इसी लिबास में खड़ी थी। आयशा के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही। वो लड़की हंसी। फिर इसमें शहीद को क्यों तलाश कर रही हो? वो रात को झूठ क्यों कह दिया कि तुम किसी को पसंद नहीं करती? और वह चलती हुई आयशा के मुकाबिल आ गई। क्या तुम शहीद को पसंद नहीं करती? आयशा की आंखें भीगने लगी थी। तुम क्यों बार बार मुझे जिद देने चली आती हो जबकि मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ? लड़की ने सर नामे हिलाया। तुम इसे कभी नहीं भुला सकती। वो कहकर एकदम से गायब हो गई। आयशा इसे ढूंढना पर वो जा चुकी थी। इसकी आंखों में रवानी से बहने लगी थी। अगर वो मुझे छोड़ गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इसे जख्मी दिल की तकलीफ से लाकर सोचा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। ना आयशा के पास था, ना सूरज के कमरे में दाखिल होने वाली किरणों के पास, और ना ही इनकी हेक्टी चिड़ियाँ के बाद जो लॉन के दरख्तों की शाखों पर बैठी थी। इसलिए वो खुद से ही अपने आंसू साफ करती बेड से उठी और वॉशरूम में चली गई। जब वो वापस आई तो अरमान उठ चुका था। वो जानती थी कि अरमान इसे ही देख रहा है, पर वो नजरें बिछाकर ड्रेसिंग के सामने आकर रुक गई। आयशा डीपिंग टखनों तक आते फ्रॉक में मलबूस थी। दुपट्टा इसने हमेशा की तरह कांधे पर डाल रखा था। वो अपनी तवज्जो शीशे पर रखती हुई अपने हल्के गीले बाल ड्रायर से सुखाने लगी। तभी शीशे में इसके पीछे एक अक्स बना जो बिल्कुल इसकी पुश्त पर आकर रुका। आयशा का दिल धक से रह गया। इसके हाथ साकित रह गए। वो भूल गई थी कि वो क्या करने खड़ी हुई थी। इसकी नजरें अरमान के अक्स पर रुक गई थी जो मुस्कुराकर इसे शीशे में देख रहा था। इसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और शर्ट के बटन वैसे ही खुले हुए थे। इसने आयशा के हाथ से ड्रायर लिया और मुजस्मा बनी आयशा के हाथों के नीचे अपने हाथ रखे। मैं आपको रात में एक बात कहना भूल गया था। वो वैसे ही आयशा को शीशे में देखता हुआ बोल रहा था। इसके फ्रॉक सीना आयशा की पुश्त को मिस कर रहा था। आयशा की सांस तक अटक गया था, पर वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। क्या बहुत खूबसूरत है। इसने धीरे धीरे आयशा को अपने हाथों के नीचे अपनी हथेलियों को रखते हुए इन्हें ऊपर किया और इसके कंधे पर अपना चेहरा लाकर इन हाथों की मेहंदी को देखने लगा। मुझे आपके हाथों पे मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है। वो मेहंदी को तवज्जो से देख रहा था। आयशा को लगे जैसे वो इसकी मेहंदी में कुछ ढूंढ रहा है, शायद अपना नाम, जो शायद आयशा ने लिखने से मना कर दिया था। वो इस बात को कबूल नहीं करना चाहती थी कि इसकी किस्मत और नसीब की मेहंदी में किसी और का नाम लिखा है। अरमान ने कुछ देर इसकी हथेलियों को देखा, फिर इसने इस तरह से नजरें हटा ली और शौक नजर से दोबारा आयशा को देखने लगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर आपके घर वाले आ जाएंगे आपको लेने। मैंने भी अपने भाई के पास जाना है, दुआ कीजिएगा वो मान जाए। वो कहकर इसका हाथ छोड़ता हुआ वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। जब दरवाज़ा ठक से लॉक हुआ तो आयशा का सांस अटका हुआ निकला। इसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो लड़ते वजूद से बेड पर आ बैठी। इसे अरमान की गुर्बतें बेचैन करने लगी थी। इसका दिल करता था कि वो कहीं भाग जाए, पर अब वो कहाँ और कब तक भागेगी? कब तक अरमान से दूर रहेगी? कब तक वो अरमान के बढ़ते कदमों को अपनी जानिब आते से रोकती रहेगी? कब तक? इसे सर में दर्द की ठेसें उठने लगी थी। इसका तैयार होना अब बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। सुबह जैसे ही हर सू अपने जोबन पर फैली, अरमान बंगले के किरणों ने मुकम्मल घेर लिया तो आयशा को लेने आपी, मेमूना और भाई तनवीर और रना भी आ गए थे। वो लोग कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर आयशा को लेकर अपने घर वापस चले गए थे। अरमान भी इनके जाने के बाद शहर की जानिब जाने के लिए खड़ा हो गया था। इसने सरसरी सा माँ को बताया, मैं शहीद के पास जा रहा हूँ, वो कुछ देर पहले ही पाकिस्तान आया है। माँ ने इसकी बात पर भड़क उठी। क्या हो गया है अरमान तुम्हें? तुम क्यों इसे नहीं छोड़ देते? क्योंकि मैं इसे नहीं छोड़ सकता माँ, वो मेरा भाई है, मेरा खून। इसका लहजा नरम था पर इसमें मजबूती थी। माँ ने बेबसी से मुठियां भींच ली। इनके सर पर रात से तलवार सवार थी। बहराम इनके कॉल नहीं उठा रहा था और अब शहीद के वापस आने की खबर इन पर बम की तरह गिरी थी, पर वो खुद को कंपस किए हुए थी।
میں تمہیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں ارمان، وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ارمان کو کیسے سمجھائیں، اور جیا بھی وہیں موجود تھی، پر وہ کچھ سوچ اور رہی تھی۔ ماں ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو پورا ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سب اچھا ہوگا، میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اسے جیا کی آواز آئی۔ بھائی! ارمان نے رخ موڑا۔ جی میرا بیٹا؟ اسے مسکرا کر جیا کو دیکھ کر پوچھا تھا، جو تسبت سے اسی کے سامنے آ گئی تھی۔ میں بھی چلوں؟ ارمان کی مسکان مانید پڑ گئی۔ نہیں میرے بچے، تم وہاں نہیں جاؤ گی، وہ ویسے ہی تمہیں کچھ کہہ دے گا۔ ارمان کا دل ڈر رہا تھا جیا کو لے کر جاتے ہوئے، شہید نے اسے پھر کچھ کہہ دینا اور جیا کی حالت جو ابھی ٹھیک سے سنبھلی ہی تھی کہ پھر سے بگڑ جائے گی۔ بھائی میں اندر نہیں جاؤں گی، بس گاڑی میں بیٹھی رہوں گی پلیز۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ ارمان نے اسے کچھ الجھی نظروں سے دیکھا اور پھر جیسے ہار گیا اس سے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ماں کا پارا اور ہائی ہو گیا، پر وہ دونوں جا چکے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آ گئی تھی اور بہرام کو کالز کرنے لگی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر شہید واپس کیسے آ گیا، اس نے زویا کو چھڑا لیا، اور اگر چھڑا لیا تو کیا بہرام پکڑا گیا؟ او خدایا ایسا نہ ہو، یہ سوچتے ان کی جان نکلنے لگی تھی، اور وہ اور شدت سے بہرام کو کالز کرنے لگی، پر نمبر ویسے ہی بند تھا، اور باہر ارمان کے ساتھ بیٹھی جیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا ابھی اس کی آنکھیں اتنی ہی اداس ہوں گی؟ اس کا خود سے سوال کیا، اور وہ دستگیر کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں جانتی تھی، پر اب ان کے واپس آنے کی خبر سے اس کے دل میں کھنچ پڑ گئی تھی، اس لیے وہ وہاں جا رہی تھی۔ ارمان خاموشی سے سامنے سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ جیا نے بھی اپنا رخ کھڑکی کی جانب کر لیا تھا، وہ باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی جن پر صبح روشن بیٹھی تھی۔ شیخ ملک کے بنگلے میں گہری خاموشی چھائی تھی، اندر ہر طرف نیما اندھیرا تھا۔ وہ لوگ صبح ہی صبح پاکستان آئے تھے۔ شہید نے زویا کو اپنے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کر دیا تھا، اس کے پاس وہ کچھ دیر بیٹھا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا سچ میں ارمان بے قصور ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی ماں نے کروایا؟ شہید اس بات پر بھی کبھی نہ یقین کرتا، اگر اسے وہ دن یاد نہ آتا جب اس کی ممی ڈیڈی کو دفنایا کرایا تھا۔ تب ارمان اور اس کی فیملی اسی کے گھر موجود تھے، اور اسی دن اس گھر سے 3 جنازے اٹھے تھے۔ ارمان کے ڈیڈ کو بھی یہیں سے لے جائے گئے تھے۔ وہ لوگ جب انہیں دفنا کر لوٹے تھے تو اسے نے بہرام کو ارمان کی ممی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ اس وقت شہید اس حالت میں نہیں تھا کہ بہرام کے بارے میں پوچھ سکے۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیں فیڈ بیک کلاس بھی دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔